जैसा कि हम ई कंटेंट शिक्षण शाला में आज हम चर्चा करते हैं यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संगठन उसके कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। 1917-18 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का स्थापना करके विभिन्न उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य प्रारंभ हुआ और 1924 में कुलपतियों के सम्मेलन में एक समानांतर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का निश्चय किया और ये ब्रिटेन के यूजी समिति मॉडल पर आधारित था। 1948-49 में उच्च शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 13 दिसंबर 1953 को अंतरिम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई और 1954 में नवीन विधेयक यूजीसी के लिए संसद में प्रवर समिति के विचार स्वीकार कर भारत सरकार की अनुशंसा पर यूजीसी अधिनियम 1956 पारित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रचना वित्तीय अनुदान उपलब्ध करवाना और दूसरा उच्च शिक्षा के समन्वय तथा मानक निर्धारण के दोहरे मापदंड के कारण 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विश्वविद्यालय विकास आयोग रखने का निर्णय किया था, पर यह अधूरा रह गया और किंतु वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त ही कर उच्चतर शिक्षा आयोग बनाकर शिक्षा में नौकरशाही का प्रवेश करवाकर शिक्षा में स्वायत्तता को चुनौती देती दिखाई दे रही है। संभवतः ये भी योजना आयोग की तरह यूजीसी का कालातीत विषय बन जाएगा, किंतु शिक्षकों के विरोध के पश्चात ये अभी कदम नहीं उठाया, पर आने वाले समय में ऐसा कमीशन उच्चतर शिक्षा आयोग का जिसमें नौकरशाही का ज़्यादा बोलबाला होगा, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसमें शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो संगठनात्मक संरचना है या उसका रचनात्मक ढांचा है वह है 1953 में यूजीसी के ढांचे में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष भारत सरकार के प्रशासनिक सचिव डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जो केंद्र सरकार के प्राकृतिक अनुसंधान और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय के सचिव रहे थे, उनको प्रथम अध्यक्ष बनाया और 1956 में इसकी जो प्रशासनिक संरचना या ढांचा है या संगठनात्मक इसका ढांचा है उसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। किंतु 1972 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1956 के अधिनियम में कुछ संशोधन किए और जिसके अनुसार इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के पश्चात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य। संशोधित अधिनियम 1972 की धारा 5 उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त करेगा जो केंद्र और राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होगा। इससे पहले केंद्र सरकार अपनी सरकार में जो सचिव स्तर के अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति अध्यक्ष के तौर पर करती रही है, किंतु शिक्षकों के विरोध के पश्चात या शिक्षकों की मांग के अनुसार हमारी समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं या अनुसंधान की समस्याएं एक वैज्ञानिक और अनुसंधान अधिकारी के रूप में एक शिक्षक ही समझ सकता है। इसके पश्चात ये 1972 की धारा अधिनियम 1972 की धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत
केंद्र सरकार ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त करेगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी न हो। इसी 1972 अधिनियम धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो सदस्यों का प्रावधान किया गया है सदस्यों की नियुक्ति का, वो इस प्रकार से है कि 2 सदस्य केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारियों में से जो सरकार का प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किए जाएंगे। 4 सदस्य ऐसे होंगे जो अपनी नियुक्ति के समय किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं, और 4 सदस्य ऐसे होंगे जो कृषि, वाणिज्य, उद्योग, वानिकी का ज्ञान और अनुभव रखने वाले हों, इंजीनियरिंग, कानून और आयुर्विज्ञान या किसी अन्य विद्वत क्षेत्र के सदस्य हों। और तीसरा, विश्वविद्यालय के कुलपतियों या केंद्र सरकार के राय में उच्च शैक्षणिक उपलब्धि वाले शिक्षाविद हों। इन तीनों वैकल्पिक क्षेत्रों में से जो ज्ञान और अनुभव रखने वाले लब्ध प्रतिष्ठित लोग में से 4 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयोग की जो संरचना है वह सदस्यों को अल्पकालिक सहभागिता का विचार का विषय बनी है। यहाँ इस बात पर विचार किया जाना प्रासंगिक है, क्या आयोग संपूर्ण कामकाज केवल पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वांछित कुशलता से चला सकते हैं। इस संबंध में संसद की लोक लेखा समिति ने अपने विचार व्यक्त किए और समिति की राय में आयोग में केवल एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष में देश में शैक्षणिक अभिवृद्धि, शिक्षा के मानक निर्धारण का कार्य पूर्ण कुशलता से कैसे कर सकते हैं। अतः इन परिस्थितियों में समितियों ने यह अभिशंसा की कि आयोग को उसके शैक्षणिक दायित्वों के कुशल निर्वाह हेतु एक सुसंगत सक्षम संस्था बनाने की दृष्टि से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों को पूर्णकालिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई, और ये सुझाव विचारणीय है। यदि योजना आयोग में अपने पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्यों में नीतिगत निर्णयों के लिए सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करते हुए आयोग का काम सक्षम तरीके से चला सकते हैं, तो ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में किया जाना उसकी कार्यक्षमता, कुशलता, उस शिक्षा के समन्वय निर्धारण में उसकी प्रभावशीलता को कैसे कम कर सकता है। अतः आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तुलना में कम रखा गया है। इससे कार्य प्रभावित होता है और आयोग की सदस्यता और पदाधिकारियों के कार्यकाल की ये विसंगति तार्किक प्रतीत नहीं होती। इसे समानता में लाया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1974 में गठित एक पुनरीक्षण समिति का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति 1977 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन को प्रभावी कामकाज की दृष्टि से अपने सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 करने की अभिशंसा की थी, किंतु इस क्षेत्र में अभी काम किया जाना बाकी है, अभी नहीं हुआ। इस 18 सदस्यों 12 से बढ़ाकर जो 18 सदस्यों करने की, इसमें ऐसे 6 अतिरिक्त सदस्य हैं जिन क्षेत्रों के लिए उनका प्रतिनिधित्व इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नहीं है। 2 सदस्य महाविद्यालय के प्राध्यापकों में से, जिनमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं और शिक्षक भी सम्मिलित हैं। 1 व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, 1 ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, 1 व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा से और 1 व्यक्ति योजना आयोग का सचिव, इस आयोग का पदेन सदस्य जो अब नीति आयोग है। इस तरह की 1977 में ये सिफारिश की गई थी, किंतु समिति की यह सिफारिश नीति संबंधी प्रभाग का अध्यक्ष ऐसा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हो जिसके अनुसंधान और नियोजन आदि का विशिष्ट ज्ञान हो, उसका स्तर वही हो जो अनुदान आयोग के सचिव का हो। आयोग के अध्यक्ष के प्रति
अपने कार्य का निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाया जाए, और लंबी प्रतीक्षा के पश्चात सरकार ने अभी सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग इन सिफारिशों को अनुपयोगी मानता है, अन्यथा अब तक उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता था। और अगले पेज में हम अगले इसे संगठनात्मक ढांचे को चार्ट की भांति अच्छी तरह से समझा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठनात्मक संरचना को, जिसमें कि प्रशासनिक कार्यों का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण हेतु सचिव, अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। चूँकि आयोग का उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन, उत्थान, अनुसंधान, वित्तीय सहायता से संबंध है, अतः अधिकांश निर्णय विषय विशेषज्ञों से युक्त पैनल या समिति द्वारा लिए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आयोग ने संपूर्ण राष्ट्र में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जो हैदराबाद, पुणे, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलोर में स्थित है। इस टेक्निकल त्रुटि के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम ये जो प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचा है वो इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वह इस प्रकार से है। संचालन समिति या सामान्य निकाय 12 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष है, वो भी शामिल हैं संचालन, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संचालन करते हैं। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित होते हुए और एक सचिव के रूप में काम करता है। दूसरा, राष्ट्रीय सुविधा केंद्र 4 स्थापित हैं। जो संगठनात्मक जो ढांचा है इसमें 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र हैं। अंतर विश्वविद्यालय के केंद्रों और अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जो पश्चिमी क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेशन केंद्र, ये मुंबई विश्वविद्यालय के नियंत्रण में 1978 में स्थापित है। MST राडार अनुप्रयोग SB विश्वविद्यालय तिरुपति। तीसरा, अंतर विश्वविद्यालय मानविकी सामाजिक विज्ञान केंद्र, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला। और चौथा है क्रिस्टल संवर्धन केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। और जैसा कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु संपूर्ण राष्ट्र में 52 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज स्थापित किए गए। इस प्रकार से यूजीसी संगठन में कार्यकारी दल, स्थायी समिति, विशेषज्ञ समिति, पुनरावलोकन समिति, भ्रमणकारी दल, विषय विशेषज्ञ पैनल, अनाचार प्रकोष्ठ, सतर्कता आयोग,
और उसके पश्चात राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, इसे नेक कहते हैं, राष्ट्र में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण करते हुए 1994 में की। इस संस्था का मुख्यालय बेंगलोर में है और यह संस्था सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति के निर्देश पर कार्य करती है। इसमें राष्ट्र के लब्ध प्रतिष्ठित प्रशासक, नीति निर्माता, वरिष्ठ शिक्षाविद सदस्य होते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष परिषद का भी अध्यक्ष होता है। नेक का, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष ही होता है, जबकि कार्यकारी समिति का अध्यक्ष सुप्रतिष्ठित शिक्षाविद होता है। इस संस्था के कार्यों में सहायता के लिए विभिन्न परामर्शदात्री समितियां भी होती हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा, और संस्था के प्रमुख उच्च शिक्षण की गुणवत्ता की वृद्धि करना इसमें प्रमुख कार्य है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना, अच्छे शैक्षणिक वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहन करना, उच्च शिक्षा के स्व मूल्यांकन, जवाबदेहिता, स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, शोध, अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करना, संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन उसके द्वारा गठित दलों की अनुशंसा पर किया जाता है। मूल्यांकन का जो कार्य है वो 3 चरणों में है। प्रथम, उच्च शिक्षण संस्थान का मूल्यांकन प्रतिवेदन का परिषद के समक्ष प्रस्तुतिकरण। दूसरा है, संस्था द्वारा गठित अध्ययन दल द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का निरीक्षण, उसके स्तर पर मूल्यांकन। तीसरा, संस्था की कार्यकारी समिति के अंतिम निर्णय के आधार पर संस्था को ग्रेड आवंटन करना। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अगले जो चरण है उसमें सचिवालय स्थित है। सचिवालय में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और शिक्षा अधिकारी और कार्मिक हैं, और 6 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र हैं, और जैसा कि 52 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज और 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इन क्षेत्रीय कार्यालयों में जैसा कि बताया गया है कि हैदराबाद, पुणे, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर में स्थित हैं, बंगलुरु, जिसके बंगलुरु कहते हैं। इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठनात्मक जो ढांचा निर्धारित किया गया है, उस ढांचे में ये जो आज इस विश्वविद्यालय अनुदान से नीति आयोग को समाप्त करने की बात चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इतना अच्छा शैक्षिक उन्नयन का कार्य, अनुसंधान का कार्य जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चल रहा है, उसकी अगर समाप्ति की जाती, जैसे नीति आयोग की अब इस तरह से कोई इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, वो एक पीएमओ की संस्था बनकर रह गई, उसी प्रकार उस शिक्षा के लिए भी इस तरह का बड़ा चिंताजनक विषय है। आज के लिए इतना ही समाप्त। धन्यवाद।